एक ही विशाल खानदान के पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, मतलब हम चचेरे भाई बहन जैसे हैं, दादा पोते नहीं। तो सवाल ये है कि ये पेड़ अलग अलग शाखाओं में बढ़ता कैसे है? वो कौन सी ताकत है जो एक प्रजाति को कई अलग अलग प्रजातियों में बदल देती है? इसका जवाब विकास के असली इंजन में छुपा है। इसे कहते हैं प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, और ये असल में बहुत आसान है। मान लीजिए एक हरे जंगल में भूरे मेंढकों का एक झुंड रहता है। अब इत्तेफाक से एक मेंढक हरे रंग की त्वचा के साथ पैदा हो जाता है। शिकारी भूरे मेंढकों को तो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन हरा वाला पत्तों में छिप जाता है, तो वो बच जाता है, बच्चे पैदा करता है और अपने हरे जीन आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे समय के साथ उस आबादी में ज्यादातर मेंढक हरे हो जाते हैं। मतलब विकास का कोई तयशुदा लक्ष्य नहीं है, यह बस माहौल के हिसाब से लगातार ढलते रहने की एक प्रक्रिया है। और ये जो कहावत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर होना नहीं होता। इसका असली मतलब है वो जो अपने माहौल में सबसे बेहतर तरीके से फिट हो जाए। कभी कभी इसका मतलब छोटा होना हो सकता है, या अलग रंग का होना, या फिर कोई नया हुनर सीख लेना। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने पूर्वजों के कुछ सबसे जरूरी कदमों को देखते हैं। और इसकी शुरुआत हुई पेड़ों से जमीन पर उतरने से। जब अफ्रीका के घने जंगल धीरे धीरे घास के मैदानों में बदल रहे थे, तो हमारे पूर्वजों को ढलना पड़ा, और दो पैरों पर चलना एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे सिर्फ लंबी दूरी तय करने में ही मदद नहीं मिली, बल्कि उनके हाथ भी आजाद हो गए, और इन्हीं आजाद हाथों ने भविष्य के लिए दरवाजे खोल दिए, और उन आजाद हाथों ने दुनिया बदल दी। होमो हैबिलिस यानी काम का आदमी ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अचानक वो जानवरों की हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर मौजूद ऊर्जा से भरपूर गूदे को खा सकते थे। एक ऐसा खजाना जो पहले उनकी पहुंच से बाहर था। औजारों ने सिर्फ शिकार का तरीका नहीं बदला, उन्होंने हमारे शरीर को मिलने वाली एनर्जी की मात्रा को ही बदल दिया। इस नए और बेहतर खाने ने हमारे विकास में एक और बड़ी छलांग के लिए जमीन तैयार कर दी। इसने हमारे शरीर को, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे दिमाग को बदलने के लिए जरूरी ईंधन दिया। फिर आए होमो इरेक्टस, और उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया। ये सिर्फ गर्मी और रोशनी से कहीं ज्यादा था। आग ने उन्हें खाना पकाने का मौका दिया, शिकारियों का दूर रखा, और सबसे जरूरी एक जगह इकट्ठा होने का मौका दिया। यहीं से सामाजिक बंधन और बातचीत को बढ़ावा मिला। और सबसे अहम बात यह थी कि पका हुआ खाना पचाने में बहुत आसान होता है। इसका मतलब था कि हमारे पूर्वजों के शरीर को खाना पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे बहुत सारी ऊर्जा बचने लगी। तो ये जो फालतू ऊर्जा थी वो आखिर गई कहाँ? ये गई हमारे शरीर के सबसे भूखे अंग को ताकत देने में, हमारा दिमाग। होमो सेपियंस के दिमाग का आकार बढ़कर लगभग 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। और यही बड़ा जटिल दिमाग हमारी कहानी की आखिरी कड़ी थी। इसने हमें कला बनाने, भाषा विकसित करने और मुश्किल चीजों के बारे में सोचने की ताकत दी। इसी ने हमें समझदार इंसान यानी होमो सेपियंस बनाया। तो देखिए, ये एक पूरा चक्र था। बेहतर औजारों से बेहतर खाना मिला, आग ने उस खाने को और बेहतर बनाया, उस ज्यादा ऊर्जा ने बड़े दिमाग को जन्म दिया, और उस बड़े दिमाग ने और भी बेहतर औजार बनाए। लेकिन एक वक्त था जब हम इस ग्रह पर अकेले नहीं थे। हमारी प्रजाति ने इस धरती को अपने कुछ करीबी विकासवादी चचेरे भाई बहनों के साथ साझा किया था। हमारे सबसे मशहूर रिश्तेदार थे निएंडरथल। वो ठंडे मौसम के आदी थे, ताकतवर शिकारी थे, और काफी बुद्धिमान भी थे। तो फिर सवाल ये है कि हम कैसे बच गए, और वो क्यों नहीं? माना जाता है कि होमो सेपियंस का खानपान ज्यादा विविध था, उनके औजार बेहतर थे, और उनके सामाजिक नेटवर्क बड़े थे। इन चीजों ने उन्हें बदलती दुनिया में टिके रहने में मदद की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेनेटिक सबूत बताते हैं कि हमारी प्रजातियों के बीच संबंध बने थे। असल में अफ्रीका के बाहर के कई आधुनिक इंसानों के डीएनए में आज भी लगभग 2% निएंडरथाल डीएनए है। तो एक तरह से वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उनका एक हिस्सा आज भी हम सब में जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही आज हम एकमात्र मानव प्रजाति हैं, लेकिन हमारा अतीत कहीं ज्यादा भीड़-भाड़ वाला था। ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अतीत में हुई थी। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके सबूत तो हमारे अपने शरीर में ही मौजूद हैं। जैसे दूध पचाने की क्षमता, जिसे लैक्टोज सहनशीलता कहते हैं, ये इंसानों में काफी बाद में विकसित हुई है। दुनिया भर में त्वचा के अलग अलग रंग सूरज की रोशनी के हिसाब से हुए अनुकूलन को दिखाते हैं। विकास हमारे जीन में आज भी लगातार काम कर रहा है। तो हमारी ये असंभव सी लगने वाली कहानी आज भी जारी है, जो संयोग, अनुकूलन और अस्तित्व की अरबों साल लंबी गाथा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, कौन सी नई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां हमारी प्रजाति के भविष्य को आकार देंगी? इसका जवाब तो अभी लिखा जाना बाकी है।